हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 11वीं हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जैसे कि हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों की इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। फिजिक्स का वीडियो जिस भी छात्रों ने नहीं देखा है जाकर के देख लेंगे। यहाँ पे व्याकरण के जो भी टॉपिक आपके पूछे जाने हैं ना, देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड का जो PDF जारी हुआ है, मैंने देखा है कि आपके अभी तक है ना, यानी कि परीक्षा से पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए और क्या क्या इसमें आएगा। जो कंप्लीट हो जाना चाहिए उसमें लिखा हुआ है तो वही वही पूछा जाएगा, बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, है ना। तो वही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वही ये सारे टॉपिक आपके व्याकरण के रहेंगे, तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये आपका व्याकरण का पूरा सिलेबस है, ये रहेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं काव्य। तो काव्य की परिभाषा क्या होती है और रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, सबको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। जो मोस्टली आपके में पोर्शन में है वही इसमें बताऊंगा, है ना। देख सकते हैं, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, यानी कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जो उक्ति हृदय को आनंदित कर दे वह काव्य कहलाती है। काव्य के दो भेद हैं हिंदी साहित्य में। काव्य के दो भेद मिलते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ये भेद हैं, रूप प्रकार फिर इनके अंदर और निकलते हैं ना। तो श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं जो सुनने वाले होते हैं ना, तो वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य हो जाता है। तो यही मेनली आपके सिलेबस में है, प्रबंध और मुक्तक, इन पे आपको ध्यान देना है, यही पूछे जाएंगे। देख सकते हैं नीचे प्रबंध काव्य दिया गया है, जिस रचना का प्रत्येक पद अपने पहले और बाद के पदों से संबंधित हो। देखिए, कोई रचना लिखी गई है, कोई कविता लिखी गई है, उसका अगर हम एक पार्ट बोल दें, एक शब्द बोल दें, तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है ना। तो उसका पहला पद है, उसके बाद आने वाला जो पद है उससे परस्पर संबंध रखता हो उसका पद, है ना, तो वो प्रबंध काव्य है। जिस रचना का प्रत्येक पद, हर एक पद पहले और बाद के पदों से क्या करता है, संबंधित होता है, परस्पर संबंध रखता है, तो वो प्रबंध काव्य कहलाता है। इसके बाद प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो काव्य आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इनमें अंतर याद रखिएगा, यहाँ पे आगे नीचे दिए भी गए हैं। महाकाव्य क्या है, महाकाव्य को में किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात महाकाव्य में संपूर्ण वर्णन, महाकाव्य, महा मतलब बहुत बड़ा, है ना, संपूर्ण वर्णन जीवन का। महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं, रचना सर्गबद्ध तथा एक सूत्र में बंधी होती है, जीवन के समग्र रूप का चरित्र चित्रण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरी विशेषता बताई गई है महाकाव्य की, प्रमुख रूप से वीर श्रृंगार और शांत रस पाए जाते हैं। किसमें, महाकाव्य में इनकी प्रधानता होती है। उदाहरण क्या रहेंगे महाकाव्य की, देखिए ये पूछे ही जाते हैं बिल्कुल कि महाकाव्य की परिभाषा लिखते हुए महाकाव्य किन्हीं दो महाकाव्यकारों के नाम, उनकी रचना सहित लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो रामचरितमानस यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, और भी आप याद कर सकते हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है ना। इस प्रकार से आप याद रखेंगे ये सारे, तो बहुत ही आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं खंड काव्य। महाकाव्य कंप्लीट हो गया, इसमें जीवन की किसी एक घटना का, उसमें क्या हो रहा था, देखिए यही तो अंतर याद हो जाना है, उसके विपरीत इसमें देखना है आपको, है ना, वही हो तो हो रहा है। इसमें जीवन की किसी एक पक्ष का, उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन हो रहा है, इसमें एक पक्ष का वर्णन हो रहा है, यानी कि किसी एक विशेष घटना का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है। खंड काव्य की विशेषताएं क्या होती हैं, कथा एक सूत्र में होती है ना। खंड काव्य अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्ण ही होता है क्योंकि ये घटना का पूरा वर्णन है तो पूर्ण ही होगा, है ना। उदाहरण रहेंगे यहाँ पे मैथिली शरण की पंचवटी, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं, पंचवटी और जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की, जो कि खंड काव्य का उदाहरण है, याद रखेंगे। इसके बाद मुक्तक काव्य। देखिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत हमने खंड काव्य और जो आपका महाकाव्य था वो देख लिया। मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य के भी दो भेद माने गए हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस देख लेना है यहाँ पे, यानी ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे किस काव्य में जीवन की एक ही घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक ही घटना का, एक ही पक्ष का वर्णन हो रहा है, वो खंड काव्य हमारा, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं मुक्तक और प्रबंध काव्य में अंतर। देखिए, ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये और ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध होता है, इसमें छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं है, जबकि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतः पूर्ण अर्थ होता है ना। तो इसी में दोनों के अंतर लिखे हुए हैं और यहाँ पे
उदाहरण भी दोनों के दिए गए हैं। रामचरितमानस प्रिय प्रवास जो कि महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, तथा बिहारी सतसई और सूरसागर मुक्तक रचनाओं के ग्रंथ हैं। तो ये आपका कंप्लीट रहेगा, इसमें अंतर और भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर रहेगा। महाकाव्य का कलेवर बृहद होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार सीमित होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। महाकाव्य पूरे जीवन का चरित्र चित्रण है तो बड़ा तो हो गई, इसमें किसी एक घटना का तो सीमित होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड, एक घटना या पक्ष का विवरण होता है। यहाँ पे देखेंगे महाकाव्य में श्रृंगार वीर अथवा शांत की प्रधानता होती है ना, जबकि खंडकाव्य में क्या होता है, अनेक रस समग्र रूप से प्रवाहमान रहते हैं ना, अनेक रस कोई भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मेनली ये तीनों रस ही होते हैं ज़्यादातर, है ना। इसके बाद देख सकते हैं खंडकाव्य और महाकाव्य, इनके उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो महाकाव्य रहेगा हमारा कामायनी है ना, कामायनी जयशंकर प्रसाद, खंडकाव्य मेघदूत कालिदास। और मैंने आपको पिछले में बता ही दिए, हिंदी के 2 खंडकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। देखिए मैंने आपको बताया कि उनके ऐसे क्वेश्चन जरूर ही आता है ना। तो खंडकाव्य एवं उनके 2 रचनाकार मेघदूत कालिदास, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, है ना, एक जयद्रथ वध भी है इन्हीं की। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचयिता के सहित लिखिए, रचयिता के नाम के सहित लिखिए, है ना। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी और रामचरितमानस किसकी हो जाएगी, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, है ना, तुलसीदास आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा काव्य एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अलंकार आते हैं ना। अलंकार आपके कौन कौन से पूछे जाने हैं, यही सारे अलंकार आपके आने हैं, सिलेबस में हैं, वही मैं दे रहा हूँ। अलंकार की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं ना, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण, ये याद रखेंगे, आभूषण गहना, है ना। यहाँ पर नोट दिया गया है, देख लेते हैं। कक्षा 11वीं हिंदी के व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछे जाने वाले अलंकार, है ना, यही पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि सिलेबस में ही यही है, तो बाहर से वो नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार देखेंगे। वक्रोक्ति अर्थात तेरी बात टेढ़ी बात, अर्थात जब वक्ता कोई बात कहें और श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ लगाए तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ, है ना। तो राधा पूछ रही हैं कि द्वार पर कौन है, और हरि में राधे, है ना, कान्हा पूछ रहे हैं, है ना। राधा भीतर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कृष्णा उत्तर देते हैं कि हरि हूँ। तब जवाब में राधा कहती हैं कि यहाँ बंदर का कोई काम नहीं है, हरि के 2 अर्थ हैं, कृष्ण और बानर, है ना। तो ये यहाँ पे इसका उदाहरण रहेगा किसका, वक्रोक्ति अलंकार का। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ, है ना। क्योंकि कहा क्या जा रहा है इस अलंकार में कि वक्ता तो कोई और बात कह रहा है, लेकिन श्रोता क्या है ना, श्रोता कोई और अर्थ निकाल रहा है उसका, है ना। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद देख सकते हैं दृष्टांत अलंकार दिया गया है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात को दृष्टांत द्वारा कहा जाए, किंतु समानता के लिए कोई शब्द प्रकट ना हो, है ना। मिलती जुलती बात को दृष्टांत द्वारा कहा जाए, किंतु समानता के लिए कोई शब्द प्रकट ना हो, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये इसका उदाहरण है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसी आवत जात थी सिल पर परत नशान, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं उदाहरण अलंकार। देखिए ये वैसा उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण अलंकार, है ना, जहाँ किसी एक बात को कहकर उसे समझाने के लिए ज्यों जैसे आदि शब्द कहकर दूसरी बात कही जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यों जैसे, है ना, ऐसे आदि शब्द जो हम यूज़ करके किसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है ना। तो नैना देवताएं सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मला रसी, देखो जैसे, है ना, भली बुरी कह देत, ये इसका कंप्लीटली उदाहरण रहेगा, उदाहरण अलंकार का। इसके बाद है विशेषोक्ति, जो कि लास्ट है आपका अलंकार के अकॉर्डिंग, है ना। संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का ना कहना विशेषोक्ति है। संपूर्ण कारण हो फिर भी फल का ना कहना ही विशेषोक्ति है। अर्थात काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, है ना, यानी कि कार्य संपूर्ण हो जाना चाहिए, उसके समस्त कारण हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, है ना। देखिए मेघ बरस रहे हैं लेकिन फिर भी प्यासी, इतना पानी है फिर भी प्यासी, काम हो ही नहीं रहा है ना।
कार्य सिद्धि हो रही है, लेकिन काम वो क्या है, कार्य नहीं हो रहा है। उसके समस्त कारण उपस्थित हैं पर कार्य नहीं हो रहा है। मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी। आंसर रहेगा विशेषोक्ति। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये चारों अलंकार रहेंगे आपके। इसके बाद आपका टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं शब्द शक्ति, है ना। इसके बाद रस है, छंद रहेगा, यहाँ भी हमारी शब्द शक्ति हो यही रहेगी। इसके बाद शब्द गुण है ना, बिंब विधान है, भाव पल्लवन है, बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखेंगे शब्द शक्ति किसे कहते हैं। किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। अंतर्निहित, है ना, किसी शब्द के अंतर्निहित शब्द का बोध कराने वाली, किसी शब्द के या शब्द में, है ना। ये 3 प्रकार की होती है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 इसके प्रकार दिए गए हैं। ये एक तो अभिधा हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा और व्यंजना हो जाएगा, है ना। ये 3 शक्तियाँ होती हैं, शब्द शक्तियाँ होती हैं, इन्हें याद रखेंगे। अभिधा को देखेंगे सबसे पहले, उदाहरण सबके याद रखना है। सबसे पहले तो अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का सबसे सरल स्पष्ट मुख्यार्थ निकले वह शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है ना। आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, सरल स्पष्ट मुख्य अर्थ निकले, आपने कहा और सामने वाला समझ जाए, सरल अर्थ निकले, स्पष्ट अर्थ निकले, तो वहाँ पे क्या होता है, अभिधा। अशोक पुस्तक पढ़ रहा है, कल वर्षा हो रही थी, सीधी बात है, हो रही थी, हाँ। इसके बाद है लक्षणा शब्द शक्ति। देख सकते हैं जब मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी, लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उस शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। ये आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे कि प्रकार क्या है। बस आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी परिभाषा याद रखनी है। इसके बाद व्यंजना दी गई है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं, जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्राप्त हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न, है ना, कि जो कहा जा रहा है वो सामने वाले को समझ ही ना आए, मुख्य अर्थ से अलग ही अर्थ उसे पता चल रहा है। सुबह के 8 बज गए, है ना। वाक्य तो साधारण है किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ होंगे, है ना, क्योंकि सुबह के 8 बजे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग काम होता है सबको, है ना। तो अपने संदर्भ के अनुसार लोग उसे अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे, तो यही तो है यहाँ पे व्यंजना। इसके बाद देख सकते हैं परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा दी गई है। देखिए यहाँ से हमारी शब्द गुण स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अगले में ही टॉपिक रखा है, ये रहे शब्द गुण, है ना, ये है शब्द गुण। देखेंगे शब्द गुण सभी के सभी दिए गए हैं, पूरे बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। शब्द गुण ये 3 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। शब्द गुण माधुर्य होता है, एक ओज होता है, एक प्रसाद होता है। मुख्यतः आपको प्रसाद और ओज याद रखना है, लेकिन इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे, है ना। प्रसाद गुण सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है ना। आंसर रहेगा आपका इसका उदाहरण रहेगा। देखिए उदाहरण वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके, बहुत ही सरल। देखिए ये आप याद रख सकते हैं, प्रसाद गुण का उदाहरण आसान भाषा में दिया गया है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, बहुत ही सरल भाषा में है ना, आपको याद भी होगा ये। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसके बाद ये माधुर्य गुण है आपका, यहाँ पे दिया गया है। माधुर्य क्या रहेगा आपका, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर मन पुलकित हो जाए, वहाँ क्या होता है, कान में मधुरता की अनुभूति हो, वह काव्य माधुर्य गुण युक्त कहलाता है। तो राम को रूप निहारती जानकी कंकन के, देखिए मधुरता आ रही है आपके मन में, तो ये आपका इसका उदाहरण रहेगा। ये सरल उदाहरण, वहाँ पे थोड़े टफ उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको सरलता से याद रहेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो आप जानकारीटीच.com, ये वीडियो आप जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपको सर्च करना है गूगल पर जानकारीटीच.com, ताकि आपको इसका PDF मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं ओज गुण दिया गया है आपका, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर चित्त की वृद्धि में उत्तेजना का भाव जागृत होता है, वहाँ ओज गुण होता है। ओज है ना, ओज यानी कि जोश, है ना, उत्तेजना, वृद्धि, अपने चित्त में वृद्धि की उत्तेजना का भाव जागृत होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, इस प्रकार से ये आपका यही है ना। तो ये देख सकते हैं, इसका यहाँ पे अलग उदाहरण लिखे हुए हैं, तो दोनों तरीके से आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ना। तो आपको याद रखना है, माधुर्य हो गया, ओज हो गया। अब हम रस देखेंगे, आपके यहाँ से
रस स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इन टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रस से आगे के जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, रस के बाद छंद है, आपकी भाव पल्लवन है, विज्ञापन लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, संवाद लेखन है, ये सारे टॉपिक हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका PDF जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।